Good morning, my dear students. Today our chapter is Euclid Geometry, chapter 5, and today day 17 part 2. Yesterday we discussed day 17 part 1, and in this class, last class, we discussed what is the Euclid postulates. And in our last class we discussed only 3 Euclid postulates. First one is the a line can run from any one point to any other point. एक जो लाइन होता है वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रा किया जा सकता है, ठीक है. और इफ वी हैव टू पॉइंट देन देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. यदि आपके पास 2 पॉइंट है तो उस 2 पॉइंट से होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी. एंड सेकेंड वन इज द if we have the terminated line means it is the line segment here. Then if we want, then we produce both sides indefinitely. यदि हम चाहें तो इसको दोनों तरफ जो है इंक्रीज कर सकते हैं. थर्ड postulate is the if we want to make a circle, if we want to make a circle to any center and any radius. If we want to make a circle, then if we want to make a circle to any center and any radius, it means we will draw a circle to any center and any radius. यदि हमको सर्किल बनाना है तो हमको क्या क्या चाहिए? एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए, और इस तरीके से जो है हम एक सर्किल बना सकते हैं. तो सर्किल बनाने के लिए हमको सेंटर, ये आपका इसको सेंटर बोला जाता है, और जो सेंटर से सरकमफ्रेंस के फुल लाइन ज्वाइन करती है उसको जो है हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है. तो यदि हमको सर्किल बनाना है तो हमको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए. विदाउट सेंटर एंड रेडियस वी कांट मेक द सर्किल. देन आफ्टर सपोज इफ एनीवन आस्क्ड हियर if the radius is 0, r is equal to 0 in any circle, then what is the effect of the circle? Then your answer is, then in this case we get the point. तो यदि हमको सेंटर जो है रेडियस 0 हो जाता है, तो हमको क्या मिलेगा? सेंटर. और सेंटर क्या होता है? एक पॉइंट होता है, ठीक है. तो आप सीधे कर सकते हो कि पॉइंट आर ओनली सेंटर. हियर जब रेडियस 0 हो जाएगा तो सर्किल पॉसिबल नहीं होगा. तो इस केस में जब सर्किल पॉसिबल नहीं होगा, जैसे मान लीजिए रेडियस 0 हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये इस टाइप से आपको सिस्टम कुछ दिखे तो आपको सिर्फ ये पॉइंट दिख रहा है. तो इसीलिए यदि आपसे कोई पूछे इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 0, देन व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ द सर्किल? देन यू से वी हैव गॉट ओनली द पॉइंट. तो आप कहोगे कि हमको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मिलेगा, ठीक है. इन दिस केस इफ एरिया इज आल्सो 0, यदि किसी भी सर्किल का एरिया 0 हो जाए, तब भी हमको क्या मिलेगा? पॉइंट. मतलब सर्किल रहेगा ही नहीं, रेडियस 0 होगा तभी एरिया उसका 0 होगा. तो इस केस में हमको पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है. अब इसके बाद से फोर्थ, all right angle are equal to one another. All right angles are equal to and one another. इसका मतलब हो गया कि
all the right angle either we make on the whiteboard or your copy, they are equal. Equal in the sense not the length of the side, only equal with the angle. मीन्स यदि कहीं भी राइट एंगल होता है तो दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, जो इंक्लिनेशन होता है, वो 90 डिग्री का होगा। तो यदि यह 90 डिग्री हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बनाए हैं तब भी यह 90 डिग्री होगा, और यदि यह 90 डिग्री आप अपने कॉपी पे बनाओगे तब भी वह 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों केस में यह 90 डिग्री आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। जैसे यह भी यहाँ 90 डिग्री है तो यह 90 डिग्री और यह 90 डिग्री दोनों आपस में इक्वल है। तो यही बोला गया है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ये जो दोनों राइट एंगल हैं ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद से फिफ्थ पॉस्टुलेट, समझ में, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं, जहां भी राइट एंगल होते हैं, वो सब 90 डिग्री होगा, चाहे आप कहीं भी पढ़िए। राइट एंगल का जब भी आपको बोला जाएगा राइट एंगल, तो आपके दिमाग में जाएगा कि एंगल 90 डिग्री होता है। हमको जो है यह लाइन से कोई मतलब नहीं है, इस लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है कि यह लाइन कितना बड़ा या छोटा है। राइट एंगल मीन्स ओनली वी सी व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द लाइन। इन दोनों लाइन के बीच में क्या इंक्लिनेशन है। ठीक है, यदि वह इंक्लिनेशन 90 डिग्री है तो दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब, इस पॉस्टुलेट्स का मतलब हो गया ऑल राइट एंगल इन द सेंस द इंक्लिनेशन बिटवीन द लाइन्स आर 90 डिग्री, then they are equal to the one another. You understood like the same. Suppose 100 rupees, clear? 100 rupees all over the India their value are same. 100 rupees की वैल्यू पूरे देश में इक्वल होगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ 90 डिग्री न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यह एंगल हमेशा जो है आपस में इक्वल ही होगा, चाहे आप यहाँ पढ़िए और चाहे किसी भी दूसरे देश में पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप यदि अमेरिका में 90 डिग्री पढ़ेंगे तो 89 डिग्री का 190 डिग्री राइट एंगल बोलता जाता होगा, है ना। वहां भी राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, अब यूक्लिड फिफ्थ पॉस्टुलेट। देखिए, यूक्लिड फिफ्थ पॉस्टुलेट्स आर रिलेटेड विद द पैरेलल लाइन आल्सो। यूक्लिड का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट्स है वो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। देखिए क्या कहता है यूक्लिड फिफ्थ पॉस्टुलेट्स। इफ वी हैव टू स्ट्रेट लाइन, इफ वी हैव टू स्ट्रेट लाइन, both are the straight line and any other straight line falling on it, any other straight line falling on it, clear? It is two straight line and any other straight line falling on it, then sum of co-interior angle। co-interior का मतलब होता है corresponding interior angle। अब इंटीरियर एंगल यहाँ कहाँ होगा, देखिए यह एक लाइन है और यह लाइन है, तो इस लाइन से और ये जो तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यह और एक एंगल यह। तो यह जो दोनों एंगल है इन जो पहले वाली लाइन थी उसके अंदर है, तो इसीलिए इसको इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। और करस्पॉन्डिंग को मतलब होता है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग इसलिए किया जो लाइन फॉल कर रही है उस पे, यह इसके एक ही तरफ है, इसीलिए इसका नाम है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, आया समझ में। तो यह हो गया को इंटीरियर एंगल। तो इस केस में इफ वी हैव टू स्ट्रेट लाइन एंड एनी अदर straight line falling on it, और इस पे जो है कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन, इन दो के अतिरिक्त कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन इस पे फॉल कर रही है, गिर रही है, then
sum of co-interior angles, then sum of co-interior angles is less than 180 degree, less than 180 degree. Then sum of co-interior angle is less than 180 degree on that side if we produce the lines, they are intersect or converge at a point, क्लियर। देखिए इसमें यही कहा गया है कि यदि कोई दो लाइन है और उस पर कोई तीसरी लाइन फॉल कर रही है और इस केस में कोई इंटीरियर का सम 180 डिग्री के से कम होता है, लेस देन 180 डिग्री, देन द लाइन आर इंटरसेक्ट एट दैट साइड। तो जिधर कोई इंटीरियर का सम 180 डिग्री से कम होगा, जैसे यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, तो इस साइड में यह कम हो रहा है 180 डिग्री से, तो इसका मतलब यदि इस लाइन को हम आगे ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट पे यह इंटरसेक्ट कर रहा है। आ रहा समझ में? जैसे देखिए मान लीजिए कि ये दो लाइन है, ठीक, और इस पे कोई तीसरी लाइन इस पे फॉल कर रही है, तो अब यहाँ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल यही होगा, ये आपका x और ये y, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ एंगल x प्लस एंगल y इज लेस देन 180 डिग्री होगा, आप मेजर करोगे तो अब इधर इस लाइन को जब आप आगे प्रोड्यूस करोगे तो आप देखोगे कि यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो यही है। अब मान लीजिए कि एक तरफ कह रहा है कि 180 डिग्री से कम हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे तरफ है वो 180 डिग्री से अधिक होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जिस साइड में 180 डिग्री से अधिक होता है, जैसे मान लीजिए कि यह हो गया आपका P और Q, तो इधर क्या होगा, एक तरफ 180 डिग्री से कम होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा 180 डिग्री से अधिक होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ, अब कैसे हम इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, इसलिए कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा हाउ यू कैन रीराइट द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स। तो P प्लस Q इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसी तरीके से इफ वी हैव टू स्ट्रेट लाइन एंड वन any other straight line falling on it, then sum of the co-interior angle is greater than 180 degree. And if we want to produce that side, then lines are diverged. यदि आप इधर लाइन बढ़ाओगे तो ये लाइन क्या होगा, डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज होने का मतलब हो गया कि एक दूसरे से फार अवे होगा, एक दूसरे से दूर हटेगी। कब? when sum of co-interior angle is greater than 180 degree. Clear? Now in this way we can complete Euclid axioms and postulates. Tomorrow we will discuss in our next class we will discuss the exercise related to the Euclid geometry. Okay, thank you.